हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मध्य प्रदेश की जो जनजाति हम कर रहे हैं परीक्षा धाम की बुक से, जो कि हमारे प्रीलिम्स का यूनिट 10 कवर करती है। और इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश परीक्षा धाम के नाम से, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं वीडियो को। और यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो उसमें लिंक भी सारी आ जाती हैं और अपडेट मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा चौथा चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कि विशेष पिछड़ी जनजातियाँ एवं घुमंतू जातियाँ। ठीक है, इनके बारे में क्या डिटेलिंग से हम देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। चलिए, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जातियाँ, ये हमारा टॉपिक का नाम है। घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय किनको कहा जाता है? जो एक एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं, ये समय के साथ अपने स्थान से परिवर्तित होते रहते हैं। आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं। ठीक है, ये स्थिर नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश में 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियाँ हैं। ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियाँ हैं। ठीक है, भीकू रामजी इदाते आयोग भीकू रामजी इदाते आयोग का संबंध घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदाय के सुधारों से है। ठीक है, किससे है? इस सुधारों से है। आगे देखेंगे ये आयोग कब बनाया गया था। ठीक है, आप चिंता नहीं करेंगे। बलदिया, बाछोवालिया, भाट, भंतू, देशर, दुर्गी मुरागी, घिसाड़ी, गोंधली, ईरानी, जोगी, जोशी, बाल संतोषी, काशी कापड़ी, कलंदर। ठीक है, ये कुछ अर्धघुमंतू जनजातियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, इनका नाम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ना ही हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अर्धघुमंतू या घुमक्कड़ जनजातियाँ क्या होती हैं, उनकी परिभाषा। और दूसरा याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियाँ हैं। 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी बात ये रखेंगे कि भीकू रामजी इदाते आयोग का संबंध इन्हीं जनजातियों से है, और ये कब बनाया गया था ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख विमुक्त जातियाँ कौन सी जातियाँ? विमुक्त जातियों के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 21 विमुक्त जातियाँ हैं। कितनी हैं? 21 विमुक्त जातियाँ हैं। और घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ हमने देखा था वो 30 थी। कुल मिलाकर ये हो गई 51। ठीक है, 31 अगस्त को जनजातियों के विमुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 का ये प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त जनजातियों के विमुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। कालबेलिया, बंजारा, मासी, सांसी, कंजर, बंछड़ा आदि ये जनजातियां हैं जो कि विमुक्त जातियों के रूप में विद्यमान है ये। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसे हम अच्छे से देखेंगे कि विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग के बारे में बात करते हैं। भारत के हृदय प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु, ठीक है, कल्याण हेतु शासन की अधिसूचना दिनांक 22 जून 2011 द्वारा पृथक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया। तो जनजाति कल्याण विभाग का घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के लिए कब गठित किया गया, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और याद नहीं है तो कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 22 जून 2011 को इस विभाग का गठन किया जाता है। शासन आदेश दिनांक
12/9/2011 द्वारा संचालक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विकास को विभागत अध्यक्ष घोषित किया गया था। यहाँ तक क्लियर है। मध्य प्रदेश की 51 जातियों को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों में शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर अभी हमने देखा कि 30 और 21 51 होगा टोटल। यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण। अब अभिकरण की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने कल्याण विभाग देखा। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन 1996 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1996 में किया गया। इसके विनिमय वर्ष 1995 के नाम से पंजीकृत कराए गए हैं। इसके विनिमय वर्ष 1995 के नाम से पंजीकृत कराए गए हैं। अभिकरण में एक अध्यक्ष, 6 शासकीय सदस्य और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष, 6 शासकीय और 5 अशासकीय होते हैं। संचालक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विकास अभिकरण के पदेन सदस्य सचिव हैं। कौन हैं? सचिव हैं। समाचार के पन्नों में कुछ खबर आई थी, वो देख लेते हैं कि भीखू रामजी इदाते को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने कार्य अच्छा किया था, इसलिए भीखू रामजी इदाते को 2023 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। राज्य की प्रमुख विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के बारे में कुछ डिटेल से हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में 1-2 ही फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा इनका रखना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये नहीं आएगा कि कौन सी घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो याद रखना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा लॉजिकल होकर सोचिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जैसे ये विभाग हो गया, ठीक है, और विकास प्राधिकरण हो गया, भीखू रामजी इदाते आयोग का संबंध किससे है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, और तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब इन जनजातियों के बारे में पूछा जा सकता है, तो हम इनको अच्छे से देखेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक है, बंजारा, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं बंजारा जनजाति। यह मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, बिल्कुल। इसे कंघी के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है और यह श्रृंगार प्रिय एक जनजाति समुदाय है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बात करेंगे हम पारधी की। यह पूर्व में शिकारी जनजाति के नाम से प्रसिद्ध थी। पहले इसको शिकारी जनजाति कहा जाता था। वर्तमान में पारधी को अनुसूचित जाति के तहत शामिल किया जाता है, अर्थात SC के तहत। ठीक है, यह विशेष रूप से चंडी या जिसे चांदी कहते हैं देवी को पूजते हैं। यह विशेष रूप से चंडी देवी को पूजते हैं और महिलाएं चांदी के आभूषणों को कमर के नीचे नहीं पहनती। ऐसा माना जाता है कि यदि चांदी के आभूषणों को कमर के नीचे पहनेंगे तो वो चंडी देवी का अपमान होगा या अशुभ माना जाएगा। इसलिए जो आभूषण चांदी के पहनती हैं वो कमर के ऊपर वाले भाग पर ही धारण किया जाता है। किसके द्वारा? पारधी समुदाय की महिलाओं के द्वारा। चलिए बैरागी की बात करते हैं। बैरागी, वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सिर्फ आप याद रखेंगे जो वैष्णव है उसको बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया जाता है। अब देखते हैं बाछड़ा जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति? बाछड़ा जनजाति के बारे में। ठीक है, बाछड़ा, यह विमुक्त जनजाति मुख्य रूप से मंदसौर जिले में निवासरत है। तो बाछड़ा जनजाति कहाँ निवास करती है? मंदसौर जिले में। यह जाति जीवन यापन हेतु नटकार्य करती है। क्या कार्य करती है? नाटक का कार्य करती है। यह जाति पीपल को देवता के रूप में पूजती है। पीपल वृक्ष को देवता मानती है और उसकी दिन रात पूजा करती है। ये हमारी बाछड़ा जनजाति हुई। बाछड़ा जनजाति विशेष रूप से याद रखेंगे आप कि ये मंदसौर जिले में निवासरत है और यह जाति जीवन यापन हेतु नाटक का कार्य करती है और पीपल को देवता के रूप में पूजती है।
आगे बढ़ते हैं तो कालबेलिया जनजाति है, इसके बारे में बात करते हैं। यह राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में कम संख्या में निवास करती है। राजस्थान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये अल्प मात्रा में या कम संख्या में निवास करती है, ज़्यादा घनी आबादी इसकी है नहीं। कालबेलिया जाति वंश के संस्थापक गुरु कानिफनाथ हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों टेस्ट में और एग्ज़ाम में बहुत परेशान करता है। कालबेलिया जो है इसके संस्थापक कौन हैं? गुरु कानिफनाथ हैं। कालबेलिया कानिफनाथ सर्पदंश का उपचार करने वाले समुदाय के नाम से प्रसिद्ध है। कालबेलिया ये सर्पदंश का उपचार करने वाले समुदाय, यदि किसी को सर्प काट ले या सांप काट ले तो उसका इलाज करने के लिए कालबेलिया जनजाति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि ये जनजाति यदि एक बार आपका इलाज कर दे तो आपको किसी भी सर्प का विष नहीं लग सकता। कंजर, आगे देखते हैं कंजर जनजाति के बारे में। इस समुदाय के लोग स्वयं को दिव्य पूर्वज मानगुरु का वंशज मानते हैं। कंजर जनजाति, इस समुदाय के लोग स्वयं को दिव्य पूर्वज मानगुरु का वंशज मानते हैं। कौन सी जनजाति दोस्तों? कंजर। इनकी बोली कंजरी और नरसी पारसी कहलाती है। कंजर जनजाति की बोली क्या कहलाती है? कंजरी या नरसी पारसी कहलाती है। इन्हें गिहार जनजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गिहार जनजाति। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे देख लेते हैं भराड़ी हरबोला। क्या है? भराड़ी हरबोला निमाड़ गायन के लिए पहचाने जाते हैं। जो भराड़ी हरबोला है, हरबोले जनजाति, ये निमाड़ में गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये जनजाति, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र तंबूरा, इसे श्रवण तुला भी कहते हैं। क्वेश्चन यदि आता है कि तंबूरा या श्रवण तुला किस जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है तो आप उसका आंसर बिना सोचे हरबोला लगा सकते हैं। रियासत काल में हरबोले नगरों में आकर वृक्षों एवं ऊंचे स्थान पर चढ़कर आला खंड का पाठ करते थे। ठीक है, लोहार पिट्टा या लोहगड़िया की बात करते हैं। लोहार पिट्टा या लोहगड़िया क्या होते हैं? यह जाति मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, सागर क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? पन्ना, छतरपुर और सागर क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, लोहार पिट्टा जनजाति का प्राचीन काल से प्रमुख व्यवसाय क्या रहा है? तलवार, कटारी, ढाल आदि बनाना रहा है। ठीक है, जो लोहार पिट्टा जनजाति है वो तलवार, कटार और ढाल, लोहार से लोहे का काम याद रखेंगे आप तो लोहे से ही बनती हैं ये चीज़ें, चाहे वो तलवार हो, कटार हो या चाहे ढाल हो। ठीक है, अगली जनजाति है कबूतरी या कबूतरा। ठीक है, ये जनजाति है दोस्तों, पक्षी नहीं है। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ इलाकों में बसी विमुक्त या जिसे खानाबदोश जाति कहते हैं, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्यमान है। कबूतरा या कबूतरी, तो आप याद रखेंगे कबूतरा या कबूतरी कहाँ है? ये बुंदेलखंड में है। इस जनजाति के लोग गुनिया वीर देवता की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? गुनिया वीर देवता की। आगे जनजाति है धनगर जनजाति। ठीक है, धनगर, धनगर से आपको याद आ रहा होगा कुछ। ठीक है, यह घुमंतू चरवाह जाति है। कैसी जनजाति है? घुमंतू चरवाह जाति है। खंडोबा इस जाति के संरक्षक देव हैं। धनगर जाति के कौन से हैं? खंडोबा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सागर जिले में। 3 फैक्ट याद रखेंगे आप। धनगर एक घुमंतू चरवाह जाति है। खंडोबा इस जाति के संरक्षक देव हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये निवास करती है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं भाट जनजाति के बारे में। भाट का अर्थ होता है शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखने वाले। भाट ऐसी जनजाति है जो शस्त्र के साथ शास्त्र का भी ज्ञान रखती है। यह समुदाय मालवा निमाड़ क्षेत्र में निवासरत है। मालवा यदि सीधी बात कही जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भाट जनजाति निवास करती है, मुख्यतः मालवा और निमाड़ वाले क्षेत्र पर। इनका परंपरागत कार्य वंशावली का लेखन करना है।
भाट जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? यह वंशावली का लेखन करती है। इनके पूर्वज बाणभट्ट और चंद्रवरदाई माने जाते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं बाणभट्ट और चंद्रवरदाई को। ठीक है, प्रमुख ये कवि हैं। रेवारी रेवारी इन्हें मालवा क्षेत्र में रेवारी या भोपा भी कहते हैं। रेवारी को मालवा क्षेत्र में रवारी या भोपा भी कहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है दोस्तों। ठीक है, इनके प्रमुख देवता गोगा जी माने जाते हैं। रेवारी के प्रमुख देवता गोगा जी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है कि विशेष पिछड़ी जनजाति समूह PVTGS इनको कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 जनजातियाँ हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त हैं। इनमें हम पहले देखेंगे क्या? सहरिया जनजाति, बैगा जनजाति और भारिया जनजाति। दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल में पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या प्रावधान दिए हैं आज हम यहाँ बात करेंगे। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल के जब अंदर जाएंगे आप तो वहाँ लिंक वाले सेक्शन में लिंक डली हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, PVTGS का पूरा नाम पर्टिकुलरली वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। ठीक है, वैल्यूएबल होता है। ठीक है, वैल्यूएबल। भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा कौन निर्धारित करती है दोस्तों? ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ऐसे कोई भी इनको निर्धारित नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज किया जा सकता है यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में PVTGS का दर्जा देने की शक्ति किसके पास है, तो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। ठीक है, अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये दर्जा सिर्फ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 2006 में आदिम जाति समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम परिवर्तन कर विशेष पिछड़ी जनजाति समूह कर दिया गया है। ठीक है, 2006 में 2006 से पहले PVTGS का पुराना नाम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था, PTGS हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में PVTGS कर दिया गया है 2006 के पश्चात। चलिए, यहाँ तक आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। यदि कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। भारत में कुल 75 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। कितनी? पूरे भारत की बात हो रही दोस्तों। कुल 75 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं और हमारे मध्य प्रदेश में ये 3 पिछड़ी जनजाति हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति यथा भारिया, बैगा और सहरिया हैं। अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित करने के मापदंड क्या हैं? क्यों हमें अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, वो उनका क्राइटेरिया देख लेते हैं। स्थिर या कम होती है इनकी जनसंख्या। ठीक है, इनकी जनसंख्या स्थिर का अर्थात ये है कि इनकी जनसंख्या रुकी हुई है, उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ नहीं रही है। यहाँ स्थिर का तात्पर्य ये लिया गया है। बाकी तो ये जनजातियाँ घुमंतु होती हैं, आप सभी पहले देख चुके हैं। न्यूनतम साक्षरता दर इनकी होती है, ज़्यादा साक्षर ये लोग होते नहीं हैं। कृषि की आदिम तकनीक है, ये कृषि में परंपरागत तकनीक से काम कर रहे हैं। आज भी ये हल और बैल लेकर चले जाते हैं और फिर खेती करने को तैयार होते हैं, तो वहाँ से अत्यधिक उत्पादकता इनको प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अत्यधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाना अति आवश्यक है। आर्थिक पिछड़ापन की बात करेंगे। आर्थिक पिछड़ापन इनका यदि है तो हम उनको पिछड़ी जनजाति में घोषित कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए ये इनके क्राइटेरिया हो चुका है। आगे देख लेते हैं, चलिए इनके बारे में कुछ विशेष फैक्ट हैं वो यहाँ देख लेते हैं। शहरीय जनजाति, शहरीय जनजाति मुख्य रूप से ग्वालियर संभाग, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी आदि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आदि क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी उपजातियां सवर और शौर हैं। क्या है? सवर और शौर हैं शहरिया की उपजातियां। इनकी जनसंख्या 6,15,000 लगभग है। कितनी है? मात्र 6,15,000 या 6.15 लाख। ठीक है, जनसंख्या प्रतिशत इनका लगभग 4% है दोस्तों। पूरे एसटी समुदाय का मध्य प्रदेश में 4% है। शहरिया जनजाति की बसाहट को सहराना कहते हैं। ये हम डिटेल से जनजातियों वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए इनके विकास प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है शहरिया विकास प्राधिकरण। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, 1-2 सालों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहाँ इसका विकास प्राधिकरण है या कहाँ नहीं है। ठीक है, जैसे शहरिया विकास प्राधिकरण, तो एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि शहरिया का विकास प्राधिकरण कहाँ होगा। ये लगभग ग्वालियर संभाग के आसपास ही होगा। ठीक है, जैसे ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और गुना, अशोकनगर। ठीक है, ये सब वहीं के ज़िले हैं, आसपास के ज़िले हैं। यदि ऑप्शन में दिया जाए कि शहरिया विकास प्राधिकरण अभिकरण कहाँ नहीं है, तो यदि एक ज़िला बाकी क्षेत्र से दे दिया जाए और 3 ज़िले यहाँ के दे दिए जाएँ तो हम उसका आंसर आराम से लगा सकते हैं। लेकिन हमने देखा ही नहीं है तो हम उसका आंसर कैसे बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बैगा के बारे में। ठीक है, बैगा क्षेत्र इसका बैगाचक क्षेत्र, डिंडोरी, मंडला है, बालाघाट, उमरिया आदि। बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और उमरिया वाले क्षेत्र में। बैगा की उपजातियाँ की बात करें, ये हैं बिंझावर, भरोतिया, नरोतिया, रायमैना, काठमैना, बाढ़मैना और नाहर। ठीक है, ये इनकी उपजातियाँ हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 4,15,000 मानी जाती है और इनकी जनसंख्या का प्रतिशत 2.7% है। बैगा को जनजातियों में जादूगर चिकित्सक व्यक्ति कहा जाता है। जादूगर या चिकित्सक व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, बैगा विकास अभिकरण की यदि हम बात करें तो अब देखिए बैगा जनजाति का बाहुल्य कहाँ है? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, बघेलखंड के नीचे वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं मंडला, डिंडोरी, शहडोल, ये अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील, उमरिया और बालाघाट की तहसील है बैहर। ठीक है, ये मैहर नहीं है दोस्तों, बैहर है। ठीक है, तो इन जिलों पर पाई जाएंगी क्या? बैगा विकास अभिकरण। ठीक है, चलिए भारिया देख लेते हैं, भारिया के बारे में। भारिया, आप सभी को मालूम है भारिया का जो केंद्र है वो छिंदवाड़ा ज़िला है। छिंदवाड़ा ज़िले के अंतर्गत स्पेसिफिक बात करें, ये तामिया विकासखंड, पातालकोट, पातालकोट आप सभी को मालूम है, ऊपर से देखेंगे तो घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है। ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। उपजातियों की बात करें, भूमिया, भुइहार, पंडा और पालिया है। ठीक है, इनकी जनसंख्या 1,93,000 लगभग है और 1.26% लगभग ये कुल एसटी का मध्य प्रदेश में हिस्सा रखती हैं। भारिया महोबा या बांधवगढ़ को अपना मूल निवास स्थान मानती हैं। ठीक है, किसको? महोबा या बांधवगढ़ को। भारिया विकास अभिकरण, भारिया विकास अभिकरण, जब ये जनजातियाँ सिर्फ तामिया छिंदवाड़ा में ही पाई जाती हैं तो इनके विकास अभिकरण और कहीं बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता दोस्तों। तो इसका सिर्फ विकास अभिकरण कहाँ है? तामिया छिंदवाड़ा में है। ठीक है, ये लिखा गया यहाँ। आप भी ऐसे ही सोचते होंगे कि कृपया मुंह न फुलाएं, इन जनजातियों का विस्तृत वर्णन मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ टॉपिक में किया गया है। ठीक है, ये बात इन्होंने कह दी है, तो आप जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए तो आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम इनके बारे में कुछ बात करते हैं। कोई योजनाएं दोस्तों। ठीक है, योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। योजनाएं जब हम जनजातियां पढ़ते हैं
तो जनजातियाँ हमारा भोजन है और जनजातियों से संबंधित योजनाएं, उसमें अन्य चीज़ें जैसे नमक है, तो नमक की तरह योजनाएं हैं। यदि हम सब्जी में नमक नहीं डालेंगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, और जनजातियाँ पढ़ते समय उनकी योजनाएं नहीं पढ़ेंगे तो जनजातियों का स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, तो योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों। यदि जनजातियों से 10 क्वेश्चन आना है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो योजनाओं से बनते ही हैं। आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठाइए और आप देख सकते हैं कि उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक कर। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों में सफलता प्राप्त करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, ये प्रोत्साहन राशि क्या दी जाती है, आइए देखते हैं इसका विवरण। तो सबसे पहले यदि आप एमपीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपको 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ये दोस्तों जनजातियों के लिए है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको 20,000 रुपये दिए जाते हैं। एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं। यदि आप मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपको 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, और यदि आप इंटरव्यू या साक्षात्कार पास करते हैं तो आपको फिर से 25,000 रुपये की राशि आपके हाथों में या आपके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। फिर जब यूपीएससी की बात आती है, यूपीएससी में इन राशियों को हम डबल कर देंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ 40,000 रुपये, मुख्य परीक्षा में 60,000 और साक्षात्कार में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना। दूरस्थ स्थान के विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जातियों के विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक स्तर की पढ़ाई हेतु दूसरे शहरों में आवास लेकर रहते हैं, उन्हें आवास का भाड़ा, बोले तो किराया, प्रदान करने हेतु योजना संचालित की जाती है दोस्तों। जो अपने घर से दूर शहरों में रहते हैं, जनजातियों के लोग दोस्तों, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है, आप खुश नहीं हो सकते। विमुक्त जाति छात्रावास योजना। ठीक है, विमुक्त जाति छात्रावास योजना विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के दूरस्थ स्थान के अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 141 विमुक्त जाति छात्रावास, आश्रम एवं सामुदायिक कल्याण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश में। योजना अंतर्गत बालकों हेतु रुपये 1,090 एवं बालिकाओं हेतु 1,130 और शिष्यवृत्ति प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। ये प्रदान की जाएगी 10 माह तक। ठीक है, छात्रावास स्कूल आप सभी को मालूम 2 महीने की तो छुट्टी होती है, इसलिए 10 महीने देते हैं ये, है ना, ज़्यादा क्यों देंगे, नहीं देंगे ये। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सहायता इन्होंने लागू की है। ये परियोजना लागत की 30% अधिकतम राशि रुपये 3 लाख तथा 5% ब्याज अनुदान, महिला को 6%, और यहाँ आगे दिया होगा अधिकतम 7 वर्षों की राशि रुपये 25,000 प्रतिवर्ष सीमा समुदाय में प्रदान किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्गों को कम लागत की उपकरण, कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु मनी सहायता। ठीक है, परियोजना लागत का 50% अधिकतम 15,000 रुपये उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, नानाजी देशमुख छात्रावास योजना, ये 2014-15 की योजना है दोस्तों। यह एक केंद्रीकृत परियोजना या प्रायोजित योजना है। इस योजना का लाभ DNT बालकों एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए दिया जाता है। विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतीकरण योजना विमुक्त जाति
बस्तियों में विद्युतीकरण हेतु योजना विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लोगों में बस्तियों में जहाँ पर 100 लोगों से कम की आबादी है, विद्युत व्यवस्था नहीं है, वहाँ विद्युत की आपूर्ति इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आकांक्षा योजना की बात करते हैं। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग की योजना है ये। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग की योजना है, आप याद रखेंगे। के अनुसार मध्य प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते समय मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, ठीक है, जेईई, नीट एवं एम्स की तैयारी हेतु कोचिंग दिए जाने का लक्ष्य है आकांक्षा योजना के तहत। ठीक है, छात्रवृत्ति योजना के बारे में बात करते हैं। राज्य छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 10 तक के छात्र एवं छात्राओं को 10 महीने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5वीं के लिए छात्रों को 150 रुपये और छात्राओं को भी 150 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, जब 6वीं से 8वीं में रहेंगे आप, 6वीं से 8वीं में रहेंगे तो छात्रों को 200 रुपये और छात्राओं को 600 रुपये। ठीक है, छात्राओं को दोस्तों ज़्यादा पैसे लगते हैं। फिर 9वीं 10वीं में छात्रों को 600 रुपये और छात्राओं को 1200 रुपये। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर एक बार फिर से गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य हैं। आप सभी जानते हैं कि इन तथ्यों को पढ़े बिना आप गोवा का प्लान नहीं बना सकते हैं। ये मैं आपको हर क्लास में बताता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा ये बुक कहती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको हम। भीखू राम जी इदाते आयोग घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के सुधार के लिए गठित किया गया था। भीखू राम जी इदाते को 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन 22 जून 2011 को किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन 1996 में किया गया है। 31 अगस्त को विमुक्त जनजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हो रही हैं दोस्तों, हम पहले इनको देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में 21 विमुक्त जातियाँ एवं 30 घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, बंजारा मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल हैं। तलवार नृत्य एवं डंडावेली नृत्य ये बंजारा जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। बंजारा जाति की गांव की बसाहट को टांडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांडा। भराड़ी हरबोला समुदाय को आल्हा गायन में निपुणता प्राप्त है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं या PVTGS हैं। ये हैं बैगा, भारिया और सहरिया। ठीक है, भुइहार, पंडा, भूमिया और पलिहा भारिया जनजाति की उपजातियां हैं। भीमसेन भारिया जनजाति के कृषि देवता हैं। भीमसेन भारिया जनजाति के क्या हैं? कृषि देवता हैं। ठीक है, बैगा जनजाति को जादूगर, चिकित्सक और प्रकृति पुत्र भी कहा जाता है। बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देव हैं। जो बूढ़ा देव हैं वो बैगा जनजाति के प्रमुख देव हैं। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता ठाकुर देव हैं। कौन है? ठाकुर देव हैं। द बैगा पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन हैं। ठीक है, कौन है? बैरियर एल्विन। बैगा पुरुष अपने हाथ के पीछे चंद्रमा का टैटू गुदवाते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आप किसी भी व्यक्ति के हाथ के पीछे चंद्रमा का टैटू देखें तो आप पहचान सकते हैं कि ये बैगा पुरुष है। भड़म और सैतम नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित है। पासी समुदाय का मुख्य व्यवसाय ताड़ी निकालना होता है। क्या निकालना? ताड़ी निकालना। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ सेनाओं में
पासी पलटन शामिल थी। ठीक है। पारधी या बहेलिया की बोली बागड़ी कहलाती है। बहेलिया या पारधी की बोली क्या कहलाती है? बागड़ी कहलाती, बागड़ी। ठीक है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाली कुल जातियां, उपजातियां और समूह कितने हैं? ये हैं 93 या 93। मध्य प्रदेश में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यक घोषित हैं। ठीक है। कुल 6 समुदाय: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। ठीक है। बजट 2024-25 में जनजातीय क्षेत्रों में 94 CM राइस विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास में विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की है। सागर में संत रविदास स्मारक प्रस्तावित है। क्या प्रस्तावित है? सागर में संत रविदास स्मारक प्रस्तावित है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। लगभग कितने हैं इसमें देख लेते हैं टोटल। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 40 से समथिंग इसमें ऑब्जेक्टिव हैं। इसी में देखते हैं हम। घुमंतु जनजाति क्या होती है? अभी हमने देखा था घुमंतु जनजाति क्या होती है कि जिनका निवास स्थान निश्चित नहीं हो, ये समय समय पर स्थान बदलते रहते हैं, तो इनको घुमंतु जनजाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर आगे हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कितनी घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां हैं? ये हैं 30। ठीक है, 30 हैं। विमुक्त 21 देखा था हमने। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए कह रहे हैं, तो आइए विचार करते हैं। सामान्यतः घुमंतू लोग कबीलाई परंपरा से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कंजर और बंजारा समुदाय मध्य प्रदेश के प्रमुख घुमंतू समुदाय हैं। इसका आंसर 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति कल्याण विभाग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 22 जून 2011 को। कब किया गया था? 22 जून 2011 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? मध्य प्रदेश में जो बंजारा समुदाय है यह पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत यह शामिल किया जाता है। डंडावेली नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो डंडावेली का संबंध दोस्तों बंजारा जनजाति से संबंधित है। 6 क्वेश्चन हो चुके। 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में विद्यमान हैं? ठीक है, टोटल कितनी हैं? तो हमने देखा था 30 और 21, ये टोटल हो जाएंगी 51, है ना। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना, क्योंकि उससे वीडियो बनाने में मोटिवेशन आता है और आप सभी जानते हैं। और बाकी यहाँ सारी चीज़ करवाई जाएंगी। जैसे ये जनजातियों की बुक है, मैं जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और अभी जैसे तथ्यवाद की बुक आने वाली है करंट अफेयर्स की, वहाँ हम उसको तेज़ी से करेंगे। उसको 3 से 4 दिन में हम उस बुक को ख़त्म कर देंगे, है ना। उसका नोटिफिकेशन चाहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेंगे। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल की लिंक। ठीक है। विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। भीखू रामजी आयोग का संबंध किससे है और इसका गठन कब हुआ है? ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि भीखू रामजी आयोग का संबंध किससे है और इसका गठन कब हुआ है? 1999 में घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय से इसका संबंध है। ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? 1999 में। ठीक है। मध्य प्रदेश के पन्ना सतना क्षेत्र में कौन सी घुमंतु जनजाति पाई जाती है? ये कौन सी घुमंतु जनजाति पाई जाती है? ये है लोहार पिट्टा। ठीक है। कंजर जाति मध्य प्रदेश के कौन से
या कौन से कथन सत्य हैं, आइए देखते हैं इन कथनों के बारे में, है ना। कंजर जनजाति ये जंगल में निवास करती है, विमुक्त प्रकार की जनजाति है, इनका प्रमुख नृत्य चक्राकार है दोस्तों। ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1996 में, 1996 में। निम्न में से कौन सी घुमंतु जनजाति नहीं है? कौन सी घुमंतु जनजाति नहीं है? ये भिलाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। भराड़ी हरबोला के बारे में क्या सही है? क्या सही है, आइए देखते हैं। यह एक अर्धघुमंतु जनजाति है, निर्माण क्षेत्र में पाई जाती है, इनका प्रिय वाद्य यंत्र तंबूरा है। ये सारी बातें सत्य हैं। कालबेलिया जाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ये दोस्तों ये मूलतः आंध्र प्रदेश की जनजाति है, ये कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी बातें सत्य हैं। बंजारा समुदाय के बारे में बात करते हैं तो बंजारा समुदाय के बारे में क्या तथ्य दिए गए हैं? कंघी के आविष्कारक माने जाते हैं, सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति हैं, ठीक है। ये दोनों सत्य कथन हो जाएंगे इनके। बाछड़ा जाति के बारे में क्या सही है? बाछड़ा जाति के बारे में क्या सही है? इनके पूर्वज तमिलनाडु से संबंधित हैं। बाछड़ा जनजाति के जो पूर्वज हैं वो तमिलनाडु से संबंधित हैं, ठीक है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में निवास करती है? ये दक्षिण पूर्वी भाग में निवास करती है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में निवास करती है। बैगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? ये उपजाति नहीं है, ओझा नहीं है, ठीक है। बाकी नरोतिया, भरोतिया, नाहर, काठमैना, रायमैना ये बैगा जनजाति की उपजातियां होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, बैगा जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पूर्वा। पूर्वा कहते हैं बैगा जनजाति के निवास स्थान को, है ना। सहरिया के सहराना कहते हैं, ठीक है। बैगाचक का संबंध किस जिले से है? बैगाचक का संबंध डिंडोरी से है। सर्वाधिक यहाँ बैगाचक पाए जाते हैं और दोनों आते हैं, मंडला डिंडोरी साथ में आते हैं, ठीक है। तो दोनों आंसर हो जाएंगे। बैगा जनजाति अपने आप को क्या मानती है? बैगा जनजाति अपने आप को धरती पुत्र मानती है, ऐसा कहा जाता है कि वो धरती के पुत्र हैं। बैगा जनजाति के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं? तो ये सत्य हो जाएगा। प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, अच्छा असत्य है, हाँ तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, नहीं है, वही कोल है क्योंकि सबसे बड़ी तीसरी बड़ी है ना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बैगा जनजाति की नहावल प्रथा का संबंध किस चीज़ से है? बैगा जनजाति की नहावल प्रथा का संबंध किस चीज़ से है? ये है मृत संस्कार से है। नहावल प्रथा किस जनजाति की है? बैगा जनजाति की, और मृत संस्कार से इसका संबंध है, ठीक है। कर्मा नृत्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कर्मा नृत्य के बारे में, ठीक है, ये है, इसका अन्य नाम भड़म भी है, ये असत्य बात है। बाकी बैगा और गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। यह नृत्य करम सैनी और विश्वकर्मा को समर्पित है, ठीक है। ऐतरेय ग्रंथ में सहरिया जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? किसका वंशज माना जाता है? विश्वामित्र का। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में सहरिया जनजाति को किसका वंशज माना गया है? विश्वामित्र का, ठीक है। सहरिया जनजाति का विशेष पर्व कौन सा है? सहरिया जनजाति का विशेष पर्व है तेजा नवमी, ठीक है, तेजा नवमी। सहरिया जनजाति का प्रिय संबोधन है। सहरिया जनजाति का प्रिय संबोधन क्या है? ये है खुटिया पटेल कहा जाता है ना, पिछले साल का ये क्वेश्चन है। सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। सहरिया समुदाय रेडियो केंद्र सिसईपुर में है, बिल्कुल है। सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में है। सहरिया मूल निवास स्थान कोटा में है, और सहरिया विकास प्राधिकरण विदिशा में नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये श्योपुर में है। चलिए, सहरिया अपने आप को क्या मानते हैं? सहरिया अपने आप को भीलों का सहोदर मानते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य भारिया जनजाति के नहीं है? ये है परधोनी नृत्य भारिया जनजाति का नहीं है। बाकी भड़म, सैतम और अहिराई नृत्य भारिया जनजाति का माने जाते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों,
भारिया जनजाति के कृषि देवता हैं, भारिया जनजाति के कृषि देवता हैं भीमसेन। ठीक है, भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन है? भीमसेन है। अब आगे देख लेते हैं, निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। भारिया जनजाति का मूल निवास स्थान बांधवगढ़ या महोबा है। ठीक है, इसका संकेंद्रण केंद्र तामिया विकासखंड है। ये दोनों सत्य कथन है। भूमिया, भुईहार, पांडा, पलिहा किसकी उपजातियां हैं? ये उपजातियां हो जाएंगी भारिया जनजाति की। ठीक है, चलिए कुछ अंतिम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। बिदरी, नवाखानी, जवारा, खिचड़ी ये क्या है दोस्तों? ये भारिया जनजाति के त्योहार हैं। ठीक है, भारिया जनजाति के त्योहार हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारिया विकास प्राधिकरण कहाँ स्थित है? भारिया विकास प्राधिकरण तामिया विकासखंड, छिंदवाड़ा जिला। ठीक है, गुरु कानिफनाथ किसका संबंध है? गुरु कानिफनाथ। ठीक है, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपसे। ये कालबेलिया है। ठीक है, कालबेलिया जनजाति के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किस जाति का व्यवसाय तलवार, कटारी और ढाल आदि बनाना है? ये किसका व्यवसाय है? ये लोहगड़िया का है। ठीक है, लोहगड़िया या लोहार पिट्टा। खंडोबा किस जाति के संरक्षक देव हैं? ये धनगर जाति के संरक्षक देव हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमारे चैप्टर एंड हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। इसमें कोई खर्च नहीं है। और PDF यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ चैप्टर एंड होता है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।